नमस्कार। ये है कहानियों का संसार किस्सा कहानी। मैं हूँ भारती कुमारी। आजकल आप सबको सुना रही हूँ नॉन फिक्शन श्रेणी में अनुपम मिश्र की लिखी हुई किताब आज भी खड़े हैं तालाब। आज इस किताब का 10वां यानी आखिरी भाग होगा और इस आखिरी भाग में लेखक ने संदर्भ का विवरण दिया है, यानी जो जानकारियां अभी तक हमने 9 अध्याय में सुनी, जो हमें सूचनाएं मिली, उसका संदर्भ कहाँ से मिला, लेखक ने कहाँ से वो सारी चीजें जुटाई थी। संदर्भ पहले अध्याय का जो संदर्भ है, पाल के किनारे रखा इतिहास। खरे सोने से बने तालाबों की कहानी सन 1907 के गजेटियर का अपवाद छोड़ दें तो इतिहास के किसी और अंग्रेजी पुस्तक में नहीं मिलती, लेकिन मध्य प्रदेश के रीवा, सतना, जबलपुर और मंडला जिलों में ये कहानी गांव-गांव में तालाबों पर सुनाई देती है। इस तरह यह सचमुच पाल के किनारे रखा इतिहास है। श्री भूपत सिंह द्वारा लिखी गई पुस्तक पाटन तहसील के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास में इस कहानी का विस्तृत विवरण मिलता है। इस विवरण में कहानी के वर्णित 4 विशाल तालाबों में से कुंडम तालाब से निकलने वाली हिरण नामक नदी की कथा भी विस्तार से दी गई है। इस क्षेत्र का परिचय और यहाँ दी गई जानकारियां हमें जनसत्ता नई दिल्ली के श्री मनोहर नायक से प्राप्त हुई है। श्री वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यास रानी दुर्गावती में भी बुंदेलखंड क्षेत्र में पारस में बनने वाले तालाबों का उल्लेख एक अलग अर्थ में मिलता है। जबलपुर प्राधिकरण द्वारा सन 1977 में प्रकाशित जबलपुर स्मारक ग्रंथ में भी इस कथा की झलक है। जबलपुर के पास ही सन 1939 में हुए प्रसिद्ध त्रिपुरी कांग्रेस सम्मेलन के अवसर पर छपी त्रिपुरी कांग्रेस गाइड में भी इस कथा के वर्णित क्षेत्र के कई भव्य तालाबों का विवरण दिया गया था। आजादी की लड़ाई के बीच आयोजित इस ऐतिहासिक सम्मेलन में जहां श्री सुभाष चंद्र बोस और श्री पट्टाभी सीतारामैया जैसे नेता उपस्थित थे, वहां भी तालाबों का उल्लेख अप्रासंगिक नहीं माना गया था। पर इस प्रसंग की तुलना कीजिए सन 1991 में के तिरुपति कांग्रेस अधिवेशन से। जल संकट से घिरे कठिन दौर में आयोजित इस सम्मेलन का पंडाल कभी के एक भव्य पर अब सूख चुके अविलल नामक तालाब के आगर पर ही ताना गया था। आगर की नमी के कारण पंडाल के भीतर का तापमान बाहर की गर्मी से 4 अंश कम था, लेकिन इस अधिवेशन में उपस्थित हमारे नए आत्ममुग्ध नेताओं ने देश के सामने छाए तरह तरह के संकटों से पार उतरने में लोक बुद्धि पर कोई भरोसा नहीं जताया। इसी तरह सन 1993 का कांग्रेस अधिवेशन भी दिल्ली की सीमा पर सूरजकुंड में हुआ था। वो ऐतिहासिक तालाब भी आज पट चुका है। तालाबों की सर्वत्र की जा रही उपेक्षा के अनुपात में ही पानी का संकट बढ़ता जा रहा है। महाभारत काल के तालाबों में कुरुक्षेत्र का ब्रह्मासर, करनाल की कर्ण झील और मेरठ के पास हस्तिनापुर में शुक्रताल आज भी है और पर्वों पर यहाँ लाखों लोग इकट्ठे होते हैं। रामायण काल में तालाबों में श्रृंगेरपुर का तालाब प्रसिद्ध रहा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निदेशक श्री बीबी लाल ने पुराने साक्ष्य के आधार पर इलाहाबाद से 60 किलोमीटर दूर खुदाई कर इस तालाब को ढूंढ निकाला है। श्री लाल के अनुसार ये तालाब ईसा पूर्व 7वीं सदी में बना था, यानी आज से 2700 वर्ष पहले। श्रृंगेरपुर के तालाब का संक्षिप्त विवरण गांधी शांति प्रतिष्ठान से प्रकाशित हमारा पुस्तक हमारा पर्यावरण 1988 में तथा विस्तृत विवरण नई दिल्ली के सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा देश में जल संग्रह के परंपरागत तरीकों पर अक्टूबर 1990 में आयोजित गोष्ठी में श्रीलाल द्वारा अंग्रेजी में प्रस्तुत लेख में उपलब्ध है। 15वीं से 18वीं सदी तक के समाज का, उसके संगठन का, उसके विद्या केंद्रों का विस्तृत विवरण भी श्री धर्मपाल द्वारा लिखी गई इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन 18th सेंचुरी और द ब्यूटीफुल ट्री पुस्तकों में मिलता है। प्रकाशक हैं बिलिया इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड, 218 अंसारी रोड, नई दिल्ली 2। इस विषय पर पुणे की संस्था इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्चरल फ्रीडम में श्री धर्मपाल के भाषण हुए थे।
इन भाषणों को नई दिल्ली की दैनिक हिंदी पत्र जनसत्ता ने एक लेखमाला के रूप में प्रकाशित किया था, जो बाद में शताब्दी प्रकाशन 48 स्वर्णकार कॉलोनी विदिशा मध्य प्रदेश की ओर से अंग्रेजों से पहले भारत शीर्षक से एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुए थे। गांधी शांति प्रतिष्ठान द्वारा प्रकाशित श्री रामेश्वर मिश्र पंकज की पुस्तक आज की अपेक्षाएं और नदियां और हम भी इस विस्तृत लेकिन लगभग विस्मृत विषय पर उम्दा प्रकाश डालती है। रीवा के तालाबों की जानकारी सन 1907 के गजेटियर से ली गई है। गजेटियर तब की रीवा रियासत में आने वाले गांवों के तालाब का विस्तृत ब्यौरा देता है। थार के रेगिस्तान में पानी के काम पर श्री ओम थानी, संपादक जनसत्ता चंडीगढ़, श्री शुभू पटवा भीनासार बीकानेर तथा श्री सुरेंद्रमल मोहनोत मरुभूमि विज्ञान केंद्र 109 नेहरू पार्क जोधपुर से संपर्क किया जा सकता है। दिल्ली के 350 तालाबों का उल्लेख सन 1971 की जनगणना रिपोर्ट में मछली पालन के संदर्भ में मिलने वाले पुराने आंकड़ों में सिर्फ एक पंक्ति में मिलता है। इस छोर को पकड़कर आगे काम करते हुए हमें भारतीय मानचित्र सर्वेक्षण विभाग द्वारा सन 1807 की दिल्ली पर हाल में ही छिपे एक नक्शे में कई तालाब देखने को मिलते हैं। इसी सिलसिले में श्री मोहम्मद साहिद के सौजन्य से मिले दिल्ली के सन 1930 में एक दुर्लभ नक्शे में उस समय के शहर में तालाबों और कुओं की गिनती लगभग 350 की संख्या छूती है। शाहिद जी से 2583 चूड़ीवालान दिल्ली 6 पर संपर्क किया जा सकता है। दक्षिण के राज्यों विशेषकर मद्रास प्रेसिडेंसी और मैसूर कर्नाटक के तालाबों के फैलाव, संख्या और संचालन के बारे में इन क्षेत्रों के गजेटियर, सिंचाई और प्रशासन रिपोर्टों से काफी मदद मिली। इसी कड़ी में सन 1983 में कर्नाटक राज्य योजना विभाग के श्री MG भट्ट, श्री रामनाथन चेट्टी और श्री अंबाजी राव द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट से भी सहायता ली गई है। दूसरा अध्याय और उसके संदर्भ, नींव से शिखर तक। एक तालाब कैसे पूरा आकार लेता है, इसकी लगभग पूरी जानकारी हमें अलवर जिले के भीकमपुरा किशोरी गांव की संस्था तरुण भारत संघ के श्री राजेंद्र सिंह से मिली। संघ ने पिछले 5 वर्षों में इस इलाके में 250 से अधिक तालाब गांव के साथ मिलकर बनाए हैं। तालाब बनाने का मुहूर्त जबलपुर के प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में छपने वाले पंचांग से लिया गया है। प्रकाशक हैं लाला राम स्वरूप नारायण पंचांग 94 लॉर्डगंज जबलपुर मध्य प्रदेश। बंगाल में ये पंचांग पोंजिका या पांजी कहलाता है। गुप्ता प्रेस और विशुद्ध सिद्धांत प्रकाशन के पंचांग बंगाल में घर घर में हैं। इसी तरह के पंचांग बनारस, इलाहाबाद, मथुरा, अहमदाबाद, पुणे, नासिक और दक्षिण के भी अनेक शहरों में छपते हैं और समाज की स्मृति में सम्मिलित तालाब और कुएं के काम को प्रारंभ करने के मुहूर्त दोहराते रहते हैं। घटोइया बाबा का विवरण हमें होशंगाबाद के श्री राकेश दीवान से मिलता है। उनका पता है कसेरा मोहल्ला, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। हिंदी के पुराने शब्दकोशों में ऐसे शब्द अपने पूरे अर्थों के साथ मिलते हैं। इस प्रसंग में हमें श्री रामचंद्र वर्मा के प्रामाणिक हिंदी कोश प्रकाश, हिंदी साहित्य कुटीर, हाथीगली, बनारस से बहुत मदद मिली है। इस अध्याय का सार तुलसीदास जी के पंक्तियों में सहज ही सिमट जाता है। अब अगला अध्याय, संसार सागर के नायक। सब जगह तालाब हैं और इसी तरह सब जगह उन्हें बनाने वाले लोग भी रहे हैं। इन राष्ट्र निर्माताओं को आज के समाज के पढ़े लिखे और जो लिखते पढ़ते हैं वो कैसे भूल बैठे, ये बात आसानी से समझ में नहीं आती। इन अनाम बना दिए गए लोगों को फिर से समझने में आज के नाम वाला पढ़ा लिखा ढांचा कोई कहने लायक मदद नहीं दे पाता। एक तो ये ढांचा इन तक पहुंच नहीं पाता, फिर पहुंच भी जाए तो इन्हें मिस्त्री और राज से ज्यादा पहचानता नहीं। इस ढांचे में इन्हें जगह मिल भी जाए तो वो अकुशल मजदूर और बहुत हुआ तो मजदूर की है।
इस ढांचे में ऐसे भी लोग और संस्थाएं हैं जो लोक शक्ति में आस्था रखती हैं, पर वे लोक बुद्धि को नहीं मान पाती। इसलिए इन अनाम बना दिए गए राष्ट्र निर्माताओं तक हम अनाम लोगों के माध्यम से ही पहुंच चुके हैं। राजस्थान में गजधर की समृद्ध परंपरा को समझने में जैसलमेर की श्री भगवान दास माहेश्वरी और श्री भंवरलाल सुथार तथा जयपुर के श्री रमेश थानवी से बहुत मदद मिली है। उनके पते इस प्रकार हैं: श्री भगवान दास माहेश्वरी, पटवों की हवेली, जैसलमेर। श्री भंवरलाल सुथार, राजोती आवास, जैसलमेर। श्री रमेश थानवी, राजस्थान प्रौढ़ शिक्षण समिति 7A, झालाना डोंगरी संस्थान क्षेत्र, जयपुर। इस अध्याय के नायकों की अधिकांश जानकारी मौखिक बातचीत से ही समेटी गई है। जितनी भी लिखित सामग्री पर नजर पड़ी वो मुख्यतः शोध कार्यों का रूपांतरण या सरकारी गजेटियर पुराने रिकॉर्ड रिपोर्ट के रूप में थी। शास्त्रीय स्रोतों से वास्तुशास्त्र, मानसार सीरीज या समरांगन सूत्रधार जैसे जटिल ग्रंथों को के ही सूत्र मिल पाए। ऐसा माना जाता है कि 16वीं सदी के आसपास नायक शिल्पियों का संगठन बिखरने लगा था और उसी के साथ इस कला से संबंधित विविध ग्रंथ भी लुप्त होने लगे थे। ऐसे संकट के समय में ही गुजरात पाटन के सोमपुरा क्षेत्र में शिल्पी सूत्रधार नाथूजी का जन्म हुआ था। उन्होंने अपने कुटुंब के अस्त व्यस्त ग्रंथों को फिर संभाला और संस्कृत में वास्तु मंजरी की रचना की। रथपति श्री प्रभाशंकर औघड़ भाव सोमपुरा ने इसी ग्रंथ के मध्य भाग प्रासाद मंजरी का गुजराती में रूपांतर किया। ऐसे काम की श्रृंखला में श्री भारतानंद सोमपुरा ने इसे हिंदी पाठकों के लिए सन 1974 में प्रस्तुत किया। इस पुस्तक की भूमिका शिल्पी के भेदों पर अच्छा प्रकाश डालती है। ये है रथपति, यानी जो स्थापत्य की स्थापना में संपूर्ण योग्यता रखते हैं। इनके गुण कर्मों का अनुसरण करने वाले पुत्र या शिष्य सूत्रग्राही कहलाते हैं। ये रेखा चित्र बनाने से लेकर रथपति के सारे कार्यों के संचालन में निपुण होते हैं। बोलचाल की भाषा में ये सुतार छोरों के नाम से भी जाने जाते हैं। सूत्रमान प्रमाण को जानने वाले तक्षक पत्थरों का छोटा बड़ा काम स्वयं करते हैं। काष्ठ और मिट्टी के काम में निपुण वर्धकी होते हैं, पर केवल कौशल का गुण ही श्रेष्ठ शिल्पी की योग्यता की पहचान नहीं। वास्तुशास्त्र के अनुसार यजमान को चाहिए कि शिल्पी के गुण दोष को भी कसौटी पर कस लें। कर्म के गुण के साथ आचरण में गुणवान सिद्ध होने वाला श्रेष्ठ शिल्पी हो सकता है। धार्मिक, सदाचारी, मिष्टभाषी, चरित्रवान, निष्कपट, निर्लोभी, बहुबंधु वाला, निरोगी, शारीरिक रूप से दोषहीन होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि चित्र रेखा में कुशल होना या शास्त्र और गणित का ज्ञाता होना। समाज को बनाने और उसे संवारने वाले शिल्पी परिवार को ठीक तरह से समझने में इस पुस्तक की भूमिका बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकती है। उड़ीसा के महापात और उनसे जुड़े शिल्पी परिवार आज भी पुरी और भुवनेश्वर में बसे हैं। इन्हीं के पूर्वजों ने जगन्नाथपुरी और भुवनेश्वर के सुंदर मंदिरों का निर्माण किया था। अनंगपाल की दिल्ली और उस काल के 11वीं सदी में महरौली के पास बने अनंगताल नामक तालाब को पुरातत्व विभाग ने पिछले वर्ष ढूंढ निकाला था। योगमाया मंदिर के पीछे चल रही खुदाई अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन पत्थर की कई विशाल सीढ़ियों से सजे एक गहरे लंबे चौड़े तालाब का आकार उभरने लगा है। भूमि में गहरे जल को देखने वाले सिरभावों के बारे में बीकानेर के श्री नारायण परिहार और श्री पूनम चंद तथा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश के किसान श्री केशवानंद मिश्र से पूरी जानकारी मिली है। पथरोट, टकारी, मटकूट, सोनकर जैसे नाम और शब्द धीरे धीरे भाषा से हटते गए हैं, इसलिए नए शब्दकोशों में ये नहीं मिलते। इनकी सूचना हमें इन शब्दों की तरह ही पुराने पड़ गए शब्दकोशों से मिली है। वनवासी समाज पर यूं कहने को बहुत से शोध ग्रंथ है, पर ये ज्यादातर खान पान रहन सहन का वर्णन करते हैं।
वो भी कुछ ऐसी शैली में मानो इनका अन्न जल कुछ अलग रहा हो। भद्दे किस्म के कुतूहल या एक विचित्र उपकार की भावना से भरे ऐसे साहित्य में वनवासी समाज के उत्कृष्ट गुणों, पानी से संबंधित तकनीकी कौशलों की झलक मिलना संभव नहीं है। इस गुण के संक्षिप्त झलक हमें भील सेवा संघ से प्रकाशित भोगीलाल पंड्या स्मृति ग्रंथ में मिली है। बंजारों के संदर्भ में शाहजहां के वजीर का प्रसंग बराड़ क्षेत्र के पुराने दस्तावेज में देखने को मिल सकता है। इसमें श्री A.C. लायल द्वारा तैयार किया गया बराड़ जिला गजेटियर 1870 और बराड़ सेंसस सन 1881 उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड और छत्तीसगढ़ में बंजारों द्वारा बनाए गए तालाबों की सूचनाएं हमें श्री पंकज चतुर्वेदी, महोबा नाका, छतरपुर, श्री राकेश दीवान, मध्य प्रदेश से मिली है। ओढ़ियों के बारे में मौखिक जानकारी श्री दीनदयाल ओझा से तथा लिखित जानकारी दिल्ली के श्री मोहम्मद शाहिद के सौजन्य से प्राप्त जाति भास्कर नामक एक दुर्लभ पुस्तक से ली गई है। ये पुस्तक मुरादाबाद निवासी विद्यावारिधि पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र ने संस्कृत में लिखी थी। इसका हिंदी अनुवाद श्री खेमराज श्री कृष्णदास ने किया था और ये सन 1928 में बंबई के श्री वेंकटेश्वर मुद्रा यंत्रालय से प्रकाशित हुई थी। आज के आधुनिक समाज में जस्मा, ओढ़न, लोक कला, गाथा, जीवन शैली, कुतूहल, जिज्ञासा की पात्र मानी जा सकती है, पर समाज की नायिका शायद ही। किंतु इस सब के बावजूद इनका अद्भुत जस राजस्थान के लंगा समाज की वाणी में आज भी गूंजता है और गुजरात की भवई में थिरकता है, जिससे वो विस्मृति की आंधी को अपने स्नेह, मान और श्रद्धा के कारण बचाता रहा है। जस्मा ओढ़न की कथा को रंगीन पन्नों में अमर चित्र कथा सीरीज ने सन 1977 में अंतिम बार छापा था। आज अनुपलब्ध ये अंक हमें 10वीं कक्षा के छात्र श्री इंद्रजीत राय से मिल पाया है। इनका पता है H14 कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली। सुश्री शांता गांधी का हिंदी नाटक जस्मा ओढ़न भी इस सिलसिले में देखा जा सकता है। प्रकाशक हैं राधा कृष्ण प्रकाशन, 2/38 अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली। इंदिरा नहर में ओढ़ियों के योगदान की और अधिक जानकारी उर्मूल ट्रस्ट द्वारा आयोजित नहर यात्रा के निमित्त तैयार की गई रिपोर्ट से मिल सकती है। उड़ीसा के तालाब बनाने वालों की प्रारंभिक सूचनाएं हमें गांधी शांति प्रतिष्ठान की श्रीमती काजल पंड्या और श्री पारस भाई प्रदाता, ग्राम उदयगिरी, फूलबनी, उड़ीसा से मिली है। खरिया जाति की जानकारी मध्य प्रदेश शासन की पत्रिका मध्य प्रदेश में इसे मीढ़ विधान कहा गया है। मध्य प्रदेश शासन की पत्रिका मध्य प्रदेश संदेश के विभिन्न अंकों में बिखरी सामग्री से मिली है। मुसहर और दाढ़ी के तालाबों के से अटूट संबंध की जानकारी हमें बिहार के श्री तपेश्वर भाई और गांधी शांति प्रतिष्ठान के श्री निर्मल चंद्र से प्राप्त हुई है। उत्तर में हिमालय और पंजाब से लेकर मध्य में नासिक, भंडारा तक तालाब के सिलसिले में कोहलियों की विशिष्ट भूमिका की जानकारी सर्व सेवा संघ गोपुरी, वर्धा के श्री ठाकुरदास बंग, श्री वसंत बोम्बटकर, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, F6 कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली के श्री अनिल अग्रवाल तथा श्री मोहन हीरबाई, देसाईगंज, गढ़चिरौली, महाराष्ट्र से मिली है। कोंकण की गावड़ी जाति का परिचय दिया है गोवा की संस्था शांतिमय समाज, पोस्ट बांदोड़ा के श्री कलानंद मणि और श्री नीरज ने। इसी विषय पर श्री कलानंद मणि का एक आलेख गांधी शांति प्रतिष्ठान के मासिक पत्र गांधी मार्ग में सन 93 के फरवरी अंक में प्रकाशित हुआ था। तमिलनाडु के समृद्ध एरी परंपरा पर मद्रास की संस्था पैट्रियाटिक एंड पीपल्स ओरिएंटेड साइंस एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप ने काफी काम किया है। श्री T.S. मुकुंदन द्वारा इस विषय पर संस्था की पत्रिका PPST बुलेटिन खंड 16 सितंबर 1988 में लिखे गए एक समग्र लेख के अलावा हमें अन्य संदर्भों में भी छुटमुट सामग्री मिली है। मद्रास प्रेसिडेंसी के अन्य इलाकों में जिला दस्तावेज में अंग्रेजी लेखकों के लिए तालाबों का ब्यौरा अंग्रेजी के 2-3 प्रचलित शब्द टैंक और रिजर्वायर की संख्या मात्र में सिमट जाता है।
इसलिए एडी शब्द का उल्लेख शायद ही कहीं देखने को मिलता है। लेकिन एक किताब अपवाद सिद्ध हुई है। श्री एच विल्सन द्वारा सन 1855 में लिखी ग्लॉसरी ऑफ जुडिशियल रेवेन्यू टर्म्स एंड ऑफ यूजफुल वर्ड्स occurring and official documents relating to the administration of the government इस विषय से जुड़े अपने समाज की ठीक झलक देती है। पालीवाल ब्राह्मणों से संबंधित प्रारंभिक सूचनाएं हमें शुभू पटवा से प्राप्त हुई हैं। महाराष्ट्र के चितपावन और देशरुख या देशमुख ब्राह्मणों की कथा पहले उल्लेखित जाति भास्कर पुस्तक से ली गई है। पुष्कर नाम ब्राह्मणों और पुष्कर सरोवर की संक्षिप्त जानकारी हमें कर्नल टॉड की प्रसिद्ध पुस्तक एनल्स एंड एंटीविक्टीज ऑफ राजस्थान के परिवर्तित हिंदी संस्करण राजस्थान का इतिहास, जिसका संपादन श्री बी.आर. मिश्र, श्री जे.पी. मिश्र और श्री राय मुंशी देवी प्रसाद से मिली है। छत्तीसगढ़ के रामनामी संप्रदाय पर मध्य प्रदेश संदेश के अंकों में छिटपुट जानकारियां हैं। अब अगला अध्याय सागर के आगर और उसके संदर्भ। तालाब के अंग प्रत्यंग में आगौर के विभिन्न नाम हमें चंडी प्रसाद भट्ट, पोस्ट गोपेश्वर, जिला चमोली, उत्तर प्रदेश, श्री राकेश दीवान, श्री गुणसागर सत्यार्थी, पोस्ट कुंडेश्वर, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश और गांधी शांति प्रतिष्ठान, नई दिल्ली के श्री राजीव बोरा से मिले हैं। आगर और पाल से संबंधित शब्दों की जानकारी श्री रमेश थानवी और श्री तपेश्वर भाई, पोस्ट जगतपुरा वाया घोंघटिया, मधुबनी, बिहार से मिली है। शिव सागर की कलात्मक निष्ठा हमें जयप्रकाश थानवी के सौजन्य से देखने को मिलती है। उनका पता है मोची गली, फलौदी, जोधपुर। सात रोकने के अंगों का प्रारंभिक विवरण श्री शुभू पटवा और उन्हीं के गांव भीनासर, बीकानेर के श्री नारायण परिहार और जनसत्ता चंडीगढ़ के संपादक श्री ओम थानवी से मिलता है। साध के अन्य नाम कपा और कापू भी हैं। साध निकालने की व्यवस्था उतनी ही पुरानी है जितने पुराने हैं तालाब। वास्तुशास्त्र के संस्कृत ग्रंथ मानसार में इसे मीढ़ विदान कहा गया है। पठियाल, हथनी और घटोया बाबा से संबंधित सामग्री श्री भगवान दास माहेश्वरी, श्री दीनदयाल ओझा, केलापाड़ा, जैसलमेर से हुई बातचीत पर आधारित है। स्तंभों की विविधता को समझने में श्री राकेश दीवान, उनकी बहन सुश्री भारती दीवान से बहुत मदद मिली है। पुरुष नाप की बारीकियां हमें श्री नारायण परिहार से समझने को मिली। इस संबंध में वास्तुशिल्प के प्राचीन ग्रंथ सम्रांगन सूत्रधार में भी अणु से लेकर योजना तक के नाप देखे जा सकते हैं। अणु से लेकर योजन तक के नाप देखे जा सकते हैं। लाखेटा के बारे में पूरी जानकारी उस्ताद निजामुद्दीन जी से मिलती है। उनका पता है बाल भवन, कोटला मार्ग, नई दिल्ली। इसी संदर्भ में भोपाल ताल के मंडी द्वीप का किस्सा श्री ब्रजमोहन पांडे की पुस्तक पुरातत्व प्रसंग में देखा जा सकता है। इसमें मंडी द्वीप के अलावा कई अन्य सिंघल द्वीपों का भी उल्लेख है। आज भी इस इलाके में सिंगल द्वीप नाम से कुछ गांव मिलते हैं। डाट से संबंधित गोवा के श्री कलानंद मणि, अलवर के श्री राजेंद्र सिंह तथा चाकसू, जयपुर के श्री शरद जोशी के साथ की गई यात्राओं के अलावा श्री रामचंद्र वर्मा के शब्दकोश में वर्णित इससे मिलते जुलते चुरंडी, चुकरैंड आदि शब्दों के आधार पर तैयार की गई है। पानी की तस्करी के प्रसंग में आए बुंदेली शब्द श्री गुणसागर सत्यार्थी से मिले हैं। अब अगला साफ माथे का समाज। तालाबों के आगोर को साफ रखने की प्रारंभिक जानकारी में श्री शुभू पटवा का विशेष योगदान रहा है। मध्य प्रदेश और बिहार के तालाबों की साफ सफाई की अधिकांश सामग्री श्री राकेश दीवान और श्री तपेश्वर भाई से प्राप्त हुई है। इसी संदर्भ में बिहार ग्रंथ अकादमी, कदम कुआं, पटना से प्रकाशित श्री हवलदार त्रिपाठी सहृदय की पुस्तक बिहार की नदियां भी देखी जा सकती हैं। दक्षिण में प्रचलित धर्मादा और मान्यम प्रथा को विस्तार से समझने में इन ग्रंथों से मदद मिली है। तमिलनाडु सरकार द्वारा 1977 में प्रकाशित हिस्ट्री ऑफ लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट एंड एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएरी टेन्योर्स इन तमिलनाडु, इन किताबों के बारे में इतना लिखना आवश्यक है कि अपने किस्म की ये एक ही पुस्तक है।
आज ही थकी हुई सरकारों और समाज को चलाने वाली उनकी योजनाओं से बिल्कुल अलग ये समाज में रची पची संस्थाओं और परंपराओं का विस्तृत चित्रण करती है। इसके अलावा श्री डब्ल्यू फ्रांसिस द्वारा सन 1906 में लिखे साउथ आर्काट जिला गजेटियर में भी कुछ जानकारी है। गैंग जी कल्ला का प्रसंग हमें फलोदी जोधपुर के श्री शिवरतन थानवी और गैंग जी के निगरानी में आने वाले क्षेत्र का तालाबों का परिचय हमें उनके सुपुत्र श्री जयप्रकाश थानवी के साथ की गई यात्राओं से मिला है। गैंग जी कल्ला जैसी विभूतियां प्रायः हर गांव और शहर में तालाबों और नदियों के घाट पर उपस्थित रहती थीं और वर्ष भर इनकी निगरानी करती थीं। घाटों पर अखाड़ों का चलन भी इसी कारण रहा होगा। सन 1900 तक दिल्ली में यमुना के घाटों पर अखाड़े के स्वयंसेवकों का पहरा रहा करता था। इसी तरह यहाँ के तालाब और बावड़ियां अखाड़ों की देखरेख में साफ रखी जाती थीं। आज यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय है। वहाँ मलकागंज के पास कभी दीना का तालाब था। आज जहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय है वहाँ मलकागंज के पास कभी दीना का तालाब था। इसके अखाड़े में देश विदेश के पहलवानों के दंगल आयोजित होते थे। दीना के तालाब की प्रारंभिक जानकारी हमें श्री कैलाश जैन से मिली थी। इस तालाब की विस्तृत जानकारी के लिए श्री दिलीप कुमार द्वारा श्री किशोरी लाल, मकान नंबर 629, गली रॉबिन सिनेमा, सब्जी मंडी, मलकागंज, दिल्ली 71 से संपर्क किया जा सकता है। लहास की संक्षिप्त जानकारी कर्नल टॉड द्वारा लिखित एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान के हिंदी अनुवाद में दी गई सूचना पर आधारित है। नारनौल हरियाणा के प्रसिद्ध तालाब में आज भी मुंडन संस्कार के बाद संतान के माता पिता तालाब से मिट्टी निकालकर पाल पर डालते हैं। इस परंपरा की विस्तृत जानकारी गांधी शांति प्रतिष्ठान नई दिल्ली के श्री रमेश शर्मा से मिल सकती है। सहस्त्रनाम। दिल्ली के श्री द्विजेंद्र कालिया और उनकी पत्नी सुश्री मुकुल कालिया दिल्ली के तालाबों, डिग्गी, हौज और नहरों के अच्छे जानकार हैं। श्रीमती मुकुल ने पुरानी दिल्ली पर बच्चों के लिए एक सरस पुस्तिका भी लिखी है। प्रकाशक हैं गांधी शांति केंद्र, B52, मधुबन, दिल्ली 92। उनका पता है 199 सहयोग अपार्टमेंट्स, मयूर विहार, दिल्ली। अंबाला की डिग्गियों की जानकारी हमें वहां के श्री देवी शरण देवेश से मिला है। लालगिरे के लाहौरी गेट के सामने बनी लाल डिग्गी की सूचना उर्दू में लिखी गई सर सैयद अहमद खां की पुस्तक असारूस सनादीद सन 1864 से मिली है। इस पुस्तक तक पहुंचने में हमें गांधी संग्रहालय के श्री हरिश्चंद्र माथुर, गांधी शांति प्रतिष्ठान के HL वधवा और श्री मोहम्मद शाहिद से मदद मिली है। पाठकों को ये जानकर आश्चर्य होगा कि लाल डिग्गी तालाब एक अंग्रेज लॉर्ड एडिनबरो ने बनाया था और राज करने वालों के बीच ये उन्हीं के नाम से जाना जाता था। लेकिन दिल्ली वाले इसे लाल डिग्गी ही कहते रहे, क्योंकि 500 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा ये तालाब लाल पत्थरों से बना था। श्री हर्न की 1906 में प्रकाशित पुस्तक 7 सिटीज ऑफ दिल्ली में लाल डिग्गी का सुंदर वर्णन मिलता है। दिल्ली के अन्य तालाबों, नहरों, बावड़ियों के बारे में श्री कौर स्टीफन की आर्कियोलॉजी एंड मॉन्यूमेंटल रिमेन्स ऑफ दिल्ली नाम सन 1876 और श्री जी पेज द्वारा 4 खंडों में संपादित लिस्ट ऑफ मोहम्मडन एंड हिंदू मॉन्यूमेंट्स, दिल्ली प्रोविंस सन 1913 से भी बहुत मदद मिल सकती है। खंडवा के कुंडों की जानकारी श्री गोपीनाथ कालभोर, रतन मंजिल, दूध तलाई, खंडवा, मापरा से मिली है, मध्य प्रदेश से मिली है। टेहरी गढ़वाल के श्री बिहारी लाल ने हिमालय के तालाबों, चालों से हमें परिचित करवाया। उनकी संस्था लोक जीवन विकास भारती, बूढ़ा केदार, पोस्टाथी, टिहरी गढ़वाल और अन्य सामाजिक कार्यों के साथ साथ चालों का चलन फिर से शुरू करने का प्रयत्न कर रही है। श्री मैथिली शरण गुप्त के चिरगांव के चोपड़ा का विवरण भी गुणसागर सत्यार्थी से प्राप्त हुआ है। नकरा और गधिया एवं नदी से भरने वाले तालों की जानकारी गांधी स्मारक निधि के श्री मिस्त्री लाल से मिली है। फुटेरा ताल जनसत्ता नई दिल्ली के सुधीर जैन से, बाराती ताल बिहार की नदियां पुस्तक से और हा पंचकुमारी ताल एवं लखीसराय के 365 तालाबों से संबंधित सूचनाएं हमें निर्मल चंद्र से मिली है।
जायकेदार तालाब पर इंदौर के दैनिक पत्र नई दुनिया 17 मई 1991 के अंक में छपे श्री बाबूराव इंगले के लेख ने तालाबों के सहस्त्रनामों में अलग ही जायका भर दिया। बरसाने की पीली पोखर पर जानकारी सुश्री बिमला देवी से प्राप्त हुई है। विचित्र गोला ताल का परिचय हमें श्री शरद जोशी के कारण मिला है। उन्हीं ने जयवान तोप और फिर उससे 20 मील दूर गिरे गोले से बने इस ताल की यात्रा का प्रबंध किया था। दशफला पद्धति की मौखिक जानकारी बापटला आंध्र प्रदेश के श्री जी के नारायण से प्राप्त हुई है। गांधी शांति केंद्र हैदराबाद से आंध्र के पर्यावरण पर तेलुगु में प्रकाशित एक रिपोर्ट में इस क्षेत्र के तालाबों का विवरण है। सांकल पद्धति से जुड़े तालाब कई जगह बनते थे। दक्षिण के अलावा बुंदेलखंड, राजस्थान और गुजरात में भी ये देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश के ऐसे तालाबों की जानकारी नई दुनिया इंदौर के 1 नवंबर 1991 के अंक में श्री राम प्रताप गुप्ता के लेख में मिलती है। मुरैना मध्य प्रदेश के पड़ावली गांव में 7 स्तर के तालाब की सांकल थी। पड़ावली की जानकारी के लिए ग्वालियर साइंस सेंटर के श्री अरुण भार्गव से संपर्क किया जा सकता है। छिपिलाई शब्द का सुंदर उपयोग पहली बार हमें उस्ताद श्री निजामुद्दीन से सुनने को मिला। इस प्रसंग में छत्तीसगढ़ और बिहार के तालाबों के नामों को समझने में हमें क्रमशः श्री राकेश देवान और श्री निर्मल चंद्र से सहायता मिली है। भोपाल के ताल का विस्तृत विवरण श्री ब्रजमोहन पांडे की पुस्तक से मिल सकता है। इससे देश में कई अन्य प्राचीन सरोवरों की भी पर्याप्त जानकारी है। पलवल स्थान की सूचना हमें दिल्ली के लोक कलाकारों के बीच काम कर रही संस्था सारथी के श्री भगवती प्रसाद हटवाल से हुई है। और झुमरी तलैया नाम से हम देश के हजारों श्रोताओं की तरह आकाशवाणी के विविध भारती कार्यक्रम के कारण परिचित हुए हैं। मृग तृष्णा झुठलाते तालाब। इस हिस्से को लिखने में हमें राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर तथा बाड़मेर जिलों के गजेटियर तथा इन्हीं क्षेत्रों की जनगणना रिपोर्ट सन 1981 से बहुत मदद मिली है। इन संदर्भों के अलावा इन इलाकों की एकाधिक यात्राओं से मरुभूमि का, वहां के समाज का और पानी से संबंधित उनकी बुद्धिमत्ता का आभास हो चुका है। वहां की अधिकांश यात्राएं अनुपम मिश्र को के बिरला प्रतिष्ठान से राजस्थान में जल संग्रह विषय पर मिली एक शोध वृत्ति के अंतर्गत की जा सकती है। जैसलमेर शहर और उसके आसपास बने तालाबों की प्रारंभिक जानकारी श्री नारायण लाल शर्मा लिखित जैसलमेर नामक पुस्तिका से मिली है। इन क्षेत्रों के बारे में समय समय पर श्री ओम थानवी, श्री भगवान दास माहेश्वरी, श्री दीनदयाल ओझा और राजस्थान गो संघ के श्री भंवरलाल कोठारी से हुई बातचीत में हमें बहुत मदद मिली है। राजस्थान गो सेवा संघ का पता है रानी बाजार, बीकानेर। गढ़सीसर तालाब गढ़सीसर या गढ़ीसर के नाम से भी पुकारा जाता है। इस तालाब के किनारे बने मंदिर, घाट, रसोइयां, चौकी, पोल और तालाब पर जमने वाले मेले का वर्णन हमें श्री उमेद सिंह मेहता की एक गजल से मिला है। ये गजल जैसलमेरी संगीत रत्नाकर पहला हिस्सा नामक पुस्तक में है। पुस्तक लखनऊ के नव किशोर प्रेस में सन 1929 में प्रकाशित हुई थी। ये हमें जैसलमेर के श्री भगवान दास माहेश्वरी के निजी संग्रह से मिली है। देश के एक विशिष्ट तालाब पर 46 वर्ष पहले जैसलमेर में लिखी गई और लखनऊ से छपी ये दुर्लभ सामग्री एक विशेष महत्व रखती है। इसलिए हम यहाँ इसे ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर रहे हैं। अथ तालाब गढ़सीसर की गजल लिखते, तख्त जेशान ताको नाम जानत है जहान ताको। सब मुल्कन में नाम तमाम अति भारी है। किला है भूडगर, भूप जवाहिर सिंह अधिक, छवि प्यारी और फौज दल अपारी है। रैयत मतवारी छटा गढ़सीसर की भारी, जहां भरत नीर लाखों और करोड़ पनिहारी है। मेहता कहे उमेद सिंह वाहो, जेसाण नाथ रियासत तुम्हारी बादशाहत से न्यारी है। बाप नामक तालाब की कहानी हमें उस्ताद निजामुद्दीन जी से सुनने को मिली।
मई की रेतीली आंधी के बीच वहां की यात्रा बीकानेर की संस्था उर्मूल ट्रस्ट के श्री अरविंद ओझा की मदद से की गई। मरुभूमि में भगवान श्री कृष्ण के वरदान का प्रसंग श्री नारायण लाल शर्मा की पुस्तिका से लिया गया है। मरुभूमि के गांवों में, शहरों में और तो और निर्जन तक में इस वरदान के दर्शन होते हैं। तालाब बांधता धर्म स्वभाव। तालाबों के धर्म स्वभाव का वर्णन डिंगल भाषा कोश में मिलता है। ये कोश 1957 में श्री नारायण सिंह भाटी के संपादन में राजस्थान शोध संस्थान चौपासनी जोधपुर से प्रकाशित हुआ। कोश में हमीरमाला खंड में तालाबों के पर्यायवाची शब्द गिनाते हुए कवि हमीरदाम रतनु ने इन्हें धर्म स्वभाव कहा है। सुख और दुख को तालाब से जोड़ने का प्रसंग हमें श्री भगवान दास माहेश्वरी, श्री राजेंद्र सिंह और श्री कलानंद मणि से मिले हैं। बुंदेलखंड में गड़े हुए खजाने से तालाबों को बनाने का विवरण श्री योगेश्वर प्रसाद त्रिपाठी के संपादन में ब्रह्मानंद महाविद्यालय राठ हमीरपुर उत्तर प्रदेश से सन 1975 में प्रकाशित स्वामी ब्रह्मानंद अभिनंदन ग्रंथ से लिया गया है। पुस्तक में श्री बद्री प्रसाद धवल के लेख महोबा नगर का संक्षिप्त परिचय में विक्रम संवत 286 से 1240 तक चंदेल वंश के राज का परिचय और उनकी 22 पीढ़ियों का विस्तार से वर्णन दिया गया है। इन 22 राजाओं के नाम इस प्रकार हैं: चंद्र ब्रह्म, बाल ब्रह्म, ब्रजभूमि ब्रह्म, बेल ब्रह्म, सान ब्रह्म, सौधान ब्रह्म, गज ब्रह्म, भक्ति ब्रह्म, जय शक्ति ब्रह्म द्वितीय, कील ब्रह्म, कल्याण ब्रह्म, सूर्य ब्रह्म, रूप विद्या ब्रह्म, राहिल ब्रह्म, मदन ब्रह्म, कीर्ति ब्रह्म तथा परिमाल ब्रह्म। यहाँ के 22 बड़े तालाबों के नाम भी इन्हीं पर आधारित हैं। स्वामी ब्रह्मानंद अभिनंदन ग्रंथ हमें महोबा के श्री मनोज पटेरिया के सौजन्य से प्राप्त हुआ। आवाज लगाकर बिकने वाले इलाहाबादी अमरूद और नागपुरी संतरों को तो सब लोग जानते हैं, लेकिन बलदेवगढ़ की मछली, बंगाल में बलदेवगढ़ की मछली ले लो जैसी आवाज भी सुनाई देती है। ये बलदेवगढ़ बंगाल में नहीं, बुंदेलखंड में है और यहाँ के तालाबों की मछली विशेष स्वादिष्ट मानी जाती रही है। छेरा छेरा त्योहार और छत्तीसगढ़ से संबंधित अन्य सूचनाएं तालाबों के विवाह तथा बड़े गांवों की 6 आगर 6 कोरी वाली परिभाषा श्री राकेश दीवान की देन है। सीता बावड़ी के गुदने से संबंधित जानकारी मध्य प्रदेश शासन से प्रकाशित चौमासा पत्रिका के विभिन्न अंकों से ली गई है। इसी प्रसंग में कुछ कोराऊ समाज के स्त्रियों के बीच गुदने की परंपरा पर 2 पंक्तियां मद्रास डिस्ट्रिक्ट गजेटियर सीरीज में श्री डब्ल्यू फ्रांसिस द्वारा तैयार किए गए सन 1906 के साउथ आर्काट जिला गजेटियर से मिल पाई है। बिंदुसार का वर्णन कर्नल BL वर्मा से हुई मौखिक बातचीत पर आधारित है। इसी प्रसंग में बनारस के तालाबों के नाम भी दोहराए जा सकते हैं। उनका नामकरण इसी आधार पर किया गया था कि देश की सब नदियों का पवित्र जल यहाँ भी संग्रहित है। जेम्स प्रिंसप नाम के एक अंग्रेज अधिकारी ने सन 1820 के आसपास बनारस शहर के कुछ अच्छे नक्शे बनाए थे। इन नक्शों में इन तालाबों की स्थिति बताई गई है। ये नक्शे डायना एल्सेक की सन 1983 में छपी अंग्रेज पुस्तक बनारस सिटी ऑफ लाइट में दिए गए हैं। प्रकाशक हैं राउडलेज एंड कैगनपाल, लंदन। तालाबों को नदियों के नाम से जोड़ने की प्रथा और भी हिस्सों में रही है। इसी संबंध में भावनगर के प्रसिद्ध गंगा जलिया तालाब का भी उल्लेख किया जा सकता है। और आखिरी अध्याय, आज भी खरे हैं तालाब। हमारे अधिकांश शहर और जिन गांवों में उनके पैर पसर रहे हैं वे गांव भी आज तालाबों की दुर्दशा के संदर्भ बन सारे देश में फैल चुके हैं। अध्यायों का प्रारंभिक भाग तैयार करने में हमें रामेश्वर मिश्र पंकज के साथ हुई बातचीत से बहुत मदद मिली है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में बन रहे तांदुला तालाब की जानकारी हमें मध्य प्रदेश संदेश के सिंचाई विशेषांक के अलावा श्री GM हैरियट द्वारा 1901 में तैयार की गई तत्कालीन सेंट्रल प्रोविंसेस पर एक सरकारी रिपोर्ट में देखने को मिली। सेंट्रल प्रोविंसेस पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट
नोट ऑन इरिगेशन इन सेंट्रल प्रोविंसेस विद अपेंडिसेस एंड टेबल्स नामक इस रिपोर्ट में इन तालाबों के इन इलाकों में के अनेक छोटे बड़े तालाबों पर पर्याप्त अच्छी जानकारी है। गुनी जनखाना से संबंधित सूचना हमें नंद किशोर आचार्य से प्राप्त हुई है। मैसूर राज्य के विषय में सन 1901 में प्रकाशित मेमोरेंडम एंड इरिगेशन वर्क्स इन मैसूर नामक एक रिपोर्ट सरकारी विभागों द्वारा तालाबों की हुई छीछालेदर की पृष्ठभूमि पर ठीक प्रकाश डालती है। वार्ष्णेय गीतमाला में गाड़ियों के बीच में फिरंगी नल मत लगवाए दियो की पंक्तियां हमारे समाज में रचे बसे स्वभाव की झलकी भर नहीं है। इस गीतमाला में समस्त शुभ अवसरों, होली, विवाह, कुआं पूजन जैसे पर्वों त्योहारों पर गाए जाने वाले गीतों का संग्रह है। अलीगढ़ की सुश्री राम देवी वार्ष्णेय ने इन गीतों का संकलन किया है और दिल्ली की सुश्री त्रिवेणी देवी ने इस गीतमाला को छपवाकर अपनी तरफ से बंटवाया है। इंदौर और देवास शहर में पिछले 20 वर्षों में बढ़ते जल संकट की अधिकांश जानकारी वहां के अखबारों में छपे लेखों और संपादक के नाम लिखे गए पत्रों से लिखी गई है। देवास की प्रारंभिक सूचनाएं हमें श्री ब्रिजेश कानूनगो से मिली है। सागर शहर और इसके आसपास के इलाकों में की गई यात्राओं से वहां के तालाबों के बारे में बहुत कुछ देखने समझने को मिला। इसके अलावा श्री पंकज चतुर्वेदी के लेखों से हमें मदद मिली। मध्य प्रदेश के कोई 150 शहरों में इस वर्ष अप्रैल के पहले हफ्ते से ही जल संकट के आसार दिखने लगे थे और शासन शहरों से पानी ढोकर ले जाने की योजनाएं बनाने लगा था। अपनी राजधानी भी पानी के मामले में दिनों दिन निर्धन होती जा रही है। यमुना और अब तो गंगा से मंगवाया गया पानी भी कम पड़ रहा है। बाहरी और दिल्ली देहात के लिए बना हैदरपुर जलकल केंद्र पानी के अभाव में अप्रैल 93 तक चालू नहीं हो सका था। सुधी पाठक ध्यान दें कि ये वही इलाके हैं जहां आज से कोई 50-60 वर्ष पहले तक तालाबों और पानी की कोई कमी नहीं थी। आज भी खड़े हैं तालाब की ये संदर्भ सूची समाप्त हुई। अभी आप सुन रहे थे भारती कुमारी की आवाज में नॉन फिक्शन श्रेणी में लिखी गई किताब आज भी खड़े हुए तालाब, जिसे लिखा था अनुभव मिश्र ने। जल्दी ही मिलती हूँ आप सबसे एक नई किताब के साथ, एक नई किस्सा कहानी के साथ। तब तक आप सब जुड़े रहिए किस्सा कहानी से।